आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 11 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 10 ही प्रश्न आपसे जो है एग्जाम में पूछे आते हैं और 10 का दम सीरीज चल रहा है। और यह हमारा जो है सेट नंबर 11 है। ऑलरेडी हमने जो है सेट नंबर 10 तक जो है कंप्लीट किया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको जो है प्ले लिस्ट में जो है वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जो है वीडियो जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर तैयारी के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से जो है आपको हम समझाएंगे बताएंगे। समझ रहे? तो आप लोग जो है तैयार है, चलते हैं प्रश्न के ऊपर। आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। मिक्सअप प्रश्न है, आपके डीएलएड के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा हुआ है। समझ गए? 22 और 23 में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 13 और 13 है जिनके पास 8 और बाद में 7 आया है। यानी कि आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितना 13 है जिनके पहले 8 और जिनके बाद जो है 7 आया हो। यानी प्रश्न कहने का मतलब है कि यहाँ पर 13 है और 13 के बाद क्या है, 13 के बाद जो है 7 आया हो और 13 के पहले जो है यहाँ पर 8 आया हो। यही आपसे पूछा है कि इतना कितने 13 है, यही पूछा है कितना है ऐसा 13 है जिनके बाद में 7 और इनके पहले 8 हो। तो हम 13 को ढूंढेंगे। समझ गए ना? सबसे पहले हम 13 को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस लाइन में देखिएगा 13 यहाँ पर आपका ये दिखा, फिर यहाँ पर ये दिखा, फिर और देखिए, फिर यहाँ पर आपका ये दिखा, यहाँ पर ये दिखा। आगे बढ़ते हैं तो फिर एक जगह यहाँ पर ये दिख रहा है, 1 और 3 यहाँ पर। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आपका 13 दिख रहा है। लेकिन अब ध्यान हमें देना है कि 13 के बाद क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 13 के पहले आपका 8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 13, ये हमारा 13 है, देख रहे हैं 13 है और 13 के बाद जो है 7 है, 13 के पहले 8 है, तो एक हमारा हो गया। दूसरा 13 के बाद देखिए 7 है, 13 के पहले 8 है, 2 हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ भी 13 है तो 13 के बाद क्या है, 7 है, 13 के पहले 8 है, यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर 13 हमने 1 और 3 लिखा, तो 13 के बाद जो यहाँ भी 7 है और यहाँ इसके पहले भी 8 है, ये भी हमारा हो जाएगा 13। यानी यहाँ पर ये लाइन लिख दीजिए। समझ गए? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा जो है 7 है और यहाँ पर हमारा इधर 8 है, यानी ये भी ठीक है। समझ गए? तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5। यानी कि जो ये प्रश्न बोला था कि 13 के बाद 7 हो, समझ गए, और 13 के पहले आपका जो है 8 हो, तो इतने ऐसे जो है कितने संख्या है, तो ऐसे आपका जो है 5 संख्या है। यह जो नियम के अनुसार बोला था ऐसे आपका 5 संख्या है। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 5 इसलिए क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है और यहाँ भी है, टोटल आपका 5 है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर है? क्लियर हुआ ये प्रश्न? चलिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से ही आपका एक तरह का पैटर्न, एक तरह का जो है टाइप है। समझ गए? अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, यह आपका जो है अरेंजमेंट से लिया गया प्रश्न है और ये आप बताइएगा, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ भी है। देखिएगा, प्रश्न आपका बोल रहा है कि विद्यार्थियों की एक कतार में सोहन जो है कतार के दोनों तरफ से यानी दोनों छोरों से 9वें स्थान पर खड़ा है, तो उस कतार में कितने विद्यार्थी होंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक कतार है, यानी कि ये लाइन है। समझ गए? एक लाइन है, ये आपका जो है पहला छोर और ये आपका सेकंड छोर। तो बोल रहा है कि जो आपका सोहन है ना, वो क्या है कि दोनों छोरों से 9वें स्थान पर है। यानी कि इधर से भी गया 1 2, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वें स्थान पर, और इधर से भी 9वें स्थान पर है। इधर से भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी इधर से भी है। तो अब पूछ रहा है कि कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे, मतलब कितने विद्यार्थी होंगे उस कतार में। तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, दोनों छोर से 9वें स्थान पर है, तो ये तरीका गलत है। समझ गए? इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपके दोनों छोर से जो है ना क्या हो, एक मतलब दोनों छोर से हो, लेफ्ट और राइट से हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। इसका है फॉर्मूला आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। समझ गए? ये कब के लिए लगता है, दाया और बाया के लिए, जब दोनों तरफ से जो है एक व्यक्ति जो है हो तो लेफ्ट कितना है, देख रहे हैं लेफ्ट से भी 9वां है, दाएं से भी 9वां है, तो लेफ्ट की तरफ 9
और +9 हो जाएगा और -1 करेंगे, यानी जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 18 -1 इक्वल हम इधर करते हैं तो ये हमारा हमारा 17 हो जाएगा, यानी कि उस लाइन में टोटल बच्चों की संख्या जो है 17 है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा 3 हो जाएगा। ये एक तरीका है याद करने का, याद कर लीजिएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि जब भी आपके एक ही व्यक्ति दाएं और बाएं दोनों से होना तो हम दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं तो हमारा आंसर जो है निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी निकल जाएगा। समझ गए ना, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपका तीसरा नंबर है और ये आपका ब्लड रिलेशन से लिया गया है। इस प्रश्न को आप पढ़िए और करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखिएगा डी जो है ए का पुत्र है, सी जो है पी की माँ है तथा डी की पत्नी है। ए और सी का क्या रिश्ता है बताइएगा, ए और सी का जो है रिश्ता बोला है। तो यहाँ पर आपका पहला बोला है कि डी जो है ए का पुत्र है। डी कौन है, ए का पुत्र है। मानते हैं कि यहाँ पर डी है और डी किसका पुत्र है, ए का ना, तो पुत्र ऊपर जाए, मतलब ये हमारा ए का पुत्र है। अब ये देखिएगा डी कौन था, ए का पुत्र है। ए जो इसका कौन हो गया, पिता हो गया। ए इसका जो है पिता हो गया। पिता या माता कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डिनोट नहीं किया गया है। आगे देखिएगा सी जो है पी की माँ है। सी कौन है, पी की माँ है, यानी यहाँ पर एक पी है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पी है और इसकी माँ कौन है, सी है, यानी सी किसकी माँ है, पी की माँ है। ये हो गया। और बोला है कि डी की पत्नी भी है। डी की क्या है, डी की पत्नी भी है। तो जो डी है, डी कौन है, देखिएगा डी हमारा यहाँ पर था तो हम इसको यहाँ नहीं बनाएंगे। देखिएगा ये बोला था क्या दूसरा कि सी जो है पी की माँ है, यानी कहने का मतलब है सी कौन है, पी की माँ है। समझ गए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पी होगा और यहाँ पर सी होगा। ये आपका सीरीज है, ये माँ है इसकी, किसकी, पी की। तो यहाँ पर बोला कि डी तथा डी की पत्नी है और डी की पत्नी भी है, तो ये क्या हो जाएगी, डी की पत्नी भी हो जाएगी। डी की जो है ये पत्नी हो गई। समझ गए। तो ये भी इसका बेटा हो जाएगा, ये भी इसका बेटा या नहीं तो बेटी हो जाएगा, कंफर्म तो नहीं है लेडीज है कि जेंट्स। समझ गए। अब यहाँ देखिएगा ए जो है सी से क्या रिश्ता रखेगा, ए जो है सी से रिश्ता पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए जो है ना, ये सी से क्या रिश्ता रखेगा। अब देखिएगा ये डी और सी क्या हो गया, पति पत्नी हो गए। इसका बेटा ये हो गया। यहाँ पर बोला था क्या, सी पी की माँ है, तो अब ये कंफर्म नहीं है कि बेटा ही बेटी है, तो ये भी तो कंफर्म नहीं ना है कि पिता है कि माँ है। यहाँ पर बोला गया था कि डी जो है ए का पुत्र है, तो भाई ये डी जो है ए का जो ये पुत्र है ना, तो ए जो है यहाँ पर माँ है कि पिता है, ये तो कंफर्म नहीं है, ये तो कंफर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि ए जो है सी से कैसे संबंध रखेगा, सॉरी सी से ने पूछा है, 1 मिनट, हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए हम यहाँ पर ए जो है पूछा है सी से संबंध, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ए जो है किस कौन है, डी का पिता है या माता भी हो सकती है। तो सी कौन लगेगी, इसकी बहू लगेगी। अब बहू लगेगी तो डी ए जो है सी से कैसे संबंध रखेगा, सास हो सकता है नहीं तो ससुर हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा पिता, चाचा, ससुर या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग इसका ससुर लगाइएगा, समझ गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ससुर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा ना ऑप्शन आपका 4 होगा। अब क्यों, इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ए है ना, ए को डिनोट नहीं किया गया है कि ये लेडीज है कि जेंट्स है। यहाँ पर केवल बोल दिया कि डी ए का पुत्र है। तो भाई पुत्र तो माता का भी पुत्र होता है, पिता का भी पुत्र होता है। तो यहाँ पर अगर पिता का डिनोट करता तो यहाँ ससुर हो जाता, लेकिन यहाँ पर पिता नहीं है, तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। समझ गए ना, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। इसको एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए, दिक्कत होगी तो देखिए कुछ बोला नहीं था। ये प्रश्न आपका बोला था डी जो है ए का पुत्र है, यानी कि मान लीजिए कि ए यहाँ पर है और इसका पुत्र कौन है, डी है। इसका जो है ये पिता हो गया, इसका पिता हो गया ना ये। अब बोला था कि सी जो है पी की माँ है, यानी जो है यहाँ पर आपकी सी कौन है, पी की माँ। सी जो है पी की माँ है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और सी का बेटा कौन है, पी है। बेटा ये बेटी कुछ भी हो सकता है, डिनोट नहीं है। तो ये दोनों पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है। तो जब ए जो है इसका पिता हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। लेकिन ए यहाँ पर डिनोट नहीं है कि ए यहाँ पर माँ कह रही है या पिता कह रहे हैं। अगर पिता कहते तो यहाँ पर आपका ससुर हो जाता और अगर माँ कहती तो सासू माँ हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए यहाँ पर ए जो है सी से संबंध क्या बनाएगा पता नहीं चल पा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर लड़की होगी मतलब बहू लगेगी तो यहाँ पर ससुर भी हो सकता है और सास भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ससुर है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए का डिनोट नहीं किया गया है कि ए जो है लड़का है कि लड़की है। समझ गए ना, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका 4 है और ये आपका प्रश्न जो है कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है,
बोला गया प्रश्न है कि किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर बोला गया है कि ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को का ना डी पा लिखा जाता है और व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को जो है ना डी सा रा लिखा जाता है। तो द को किस कोड में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर है का, फिर यहाँ पर है पा, फिर यहाँ पर है का और पा, और यहाँ पर है रा। तो मैंने इस तरह के प्रश्नों को सॉल्यूशन देने के लिए तरीका बताया है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो लिखा है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है? ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड। हमने यहाँ पर लिखा ब्रिंग द, यहाँ पर समझिएगा, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड, समझ गए? हमने यहाँ पर आपका लिख दिया। दूसरा आपका क्या लिखा है कि व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड। दूसरा आपका सेंटेंस क्या है? व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, व्हाइट एंड, यहाँ पर लिख लीजिए ब्लैक ब्लू बोर्ड। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड का जो सेंटेंस लिखा गया है, जो कोड लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है? का ना डी पा। तो उसको हम लिखेंगे, देखिए ब्रिंग की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे का, समझ गए? फिर वहां पर लिखा गया है ना है, तो द के नीचे हम ना लिखेंगे, समझ गए? व्हाइट के नीचे हम डी लिखेंगे और बोर्ड के नीचे हम पा लिखेंगे। उसी प्रकार हम व्हाइट के नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेगा, लिखा गया है ना डी सारा, समझ गए? यानी कि ना, फिर हम यहाँ पर एंड की जगह लिखेंगे डी, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सा, और हम यहाँ पर लिखेंगे रा। अभी हम सिखाने के लिए आपको ये लिख रहे हैं, बाकी अगर आप सीख जाएंगे तो तुरंत ही कर लीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, देखिएगा यहाँ पर पूछा है द का। द को हम लोग किस कोड में लिख सकते हैं? द पूछा है ना, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि यह दो सेंटेंस था, सेंटेंस संख्या 1 और दूसरा, ये सेंटेंस में द कहां पर है? तो हमने देखा था, हमने यहां पर देखा था कि द हमारा यहां पर था। 1 मिनट, हमने यहां पर देखा था कि हमारा द जो था यहां पर था, ये देखिए द यहां पर था, समझ गए? 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए हमने यहां पर देखा था कि द हमारा यहां पर है। अब ये बात आपका कंफर्म हो गया कि द वहां पर था ना, तो अब आपका ये आंसर जो होगा ना, इसी लाइन में से कोई होगा। अब आपका आंसर जो होगा ना, यही लाइन में से कोई होगा, कंफर्म है कि इसी लाइन में से कोई आंसर आपका होगा। अब हम दोनों में मैच करेंगे, समझ गए? अब ये द मिल गया तो कंफर्म है कि आपका इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ये दूसरा जो सेंटेंस है इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, जो भी आंसर होगा इसी में से होगा। अब हम दोनों को कोड को मिलाएंगे, जो मिल जाएगा उसको काट देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? का है, का है, का मिला नहीं मिला। यहाँ पर ना है, ना मिल रहा है क्या? ना यहाँ पर मिला है ना जी, यहाँ पर यहाँ भी ना है, देखिए ना है ना, ये भी ना है, समझ गए? ये भी आपका ना ही था। 1 मिनट, ये भी आपका ना था, तो यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, तो हम इस ना को इस ना से काट देंगे। क्लियर है? अब यहाँ भी डी है, डी को काट दिए, यहाँ भी डी को काट दिए। अब यहाँ पर पा है, पा नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर का है, का नहीं मिल रहा है। और हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि जब हमारा द इसमें मिल गया तो इसी लाइन में जो कटने के बाद बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि का बचा और यहाँ पर हमारा पा बचा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा का और पा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। समझ गए? ये प्रश्न समझे कि नहीं समझे मुझे आप बता दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, समझ गए? कहने का मतलब है कि दोनों सेंटेंस को हम लिख दिए और देखेंगे कि जो हमसे पूछा है, द का पूछा था, द हमारा इसमें था, तो हम द को देख लिए कि हमको द यहाँ मिल गया, तो अब इसको भूल जाइए, इसमें से आंसर नहीं होगा। कंफर्म है कि नहीं होगा? आंसर होगा तो इसी में से होगा। अब हम मिला लेंगे, इसका कोड को काट लेंगे, देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ भी ना था, यहाँ भी ना था, ना काट दिया हमने, डी और डी काट दिया। अब इसको तो लेना ही नहीं, इसमें से तो होवे नहीं करेगा, बचा हमारा पा और यहाँ का, तो पा और का जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है द को हम जो है पा, का और पा को लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम प्रश्न संख्या जो है 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये आपका जो है डीएलएड में पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका प्रश्न क्या है? डीएलएड में आपका पूछा हुआ था 2023 और 22 में शायद पूछा हुआ था। ये समझ के बताना है कि दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल और फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। याद रखिएगा, आपसे ट्रायंगल और आपको स्क्वायर ये एग्जाम में पूछता है, इसको पढ़ लीजिएगा। समझ गए? बाकी हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे आपका फॉर्म आएगा थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम। समझ गए ना? यहाँ देखिए, अब इस तरह के प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होता है, इसको मैं एक टाइप बताता हूँ। एक तरह का टाइप है, समझ गए? ये आपका टाइप 1 है, और ये टाइप 1 में क्या होता है, इस तरह का आपको ट्रायंगल दिया रहेगा और बीच में इस तरह का खींचा रहेगा। अब हम अगर इसको करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। हम ऐसे इसको निकालेंगे कि एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, फिर एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, 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 एक बड़ा ट्रायंगल। तो इस तरह बड़ी लेंदी हो जाएगा, समझ में हमको नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, टाइप 1 इसका एक तरह का प्रश्न आता है। अगर कहीं भी आपको इस तरह का प्रश्न दिख जाएगा, इस तरह करके, चाहे जितना भी दिया हो, समझ गए? जितना भी दिया रहे, हमें कुछ नहीं करना है। हमें इसमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल को जोड़ लेना है। टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल, समझ गए?
जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल है, भीतरी जो ट्रायंगल दिया ना उसको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर देखना चाहेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये 5, 5 4 9, 9 3 12 और 12 2 14 1 15, यानी टोटल इसमें जो है 15 है। समझ गए? 3 2 5 1 6 6 10 15, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 15 है। क्लियर है ना? उसी तरह तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी हमारा वही निकला हुआ है। यहाँ पर यहाँ से लेकर देखिएगा, यहाँ से लेकर हमारा जो है यहाँ तक ये इसी प्रकार का ट्रायंगल दिया गया है। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब ये देखिएगा हमारा वही मिल गया ना, बाकी हम इसको छोड़ देंगे। बाकी ये देखिए, ये अलग ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल अलग है, लेकिन हमारा यह तो मिल गया ना टाइप 1 का। हम कुछ नहीं करेंगे, टोटल इंटरनल ट्रायंगल को जोड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4 आ गया था ना, हम ये चारों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो 4 3 7 7 2 9 1 10, यानी टोटल ये हमारा 10 हो गया और बचा हमारा एक ये वाला और एक ये वाला, तो हम प्लस 2 कर देंगे। समझ गए? तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 12 ट्रायंगल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10 12। इस आंसर में आपको देखिए 12 कहीं पर दिख रहा है? बताइएगा, कहीं पर आपको 12 दिख रहा है ना? ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 देखिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी क्लियर है? इसमें जो ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी है? तो आपका 12 है। समझ गए? देखिएगा, ये ट्रायंगल को हमने जोड़ा और एक आउटसाइड था और ये आउटसाइड था, दोनों को जोड़ा था हमें, 12 आ गया। ये आपका टाइप 1 क्लियर हो गया। समझ गए ना? टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका वेन डायग्राम से प्रश्न लिया हुआ है और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ एग्जाम में। ये देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि बाघ जंगली जानवर एवं गाय के बीच जो है संबंध को कौन सा आकृति जो है प्रदर्शित करती है। वेन डायग्राम से आपका प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। समझ गए? और ये काफी इजी होता है, थोड़ा सा आपको जो है लॉजिकल थिंकिंग लगाना पड़ता है, बाकी आप इसको कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है जंगली जानवर। हम लोग जानते हैं कि जंगली जानवर, ये हमारा जंगली जानवर हो गया। बाघ हमारा जो है जंगली जानवर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो ये गाय बोला गया है ना, गाय हमारा क्या है? ये हमारा जंगली जानवर नहीं है। ये तो हमारा हो गया जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। समझ गए? याद रखिएगा, जंगली जानवर ये जंगल में रहते हैं। और ये हमारा हो गया बाघ, तो बाघ तो आपके जंगली जानवर होते हैं, लेकिन ये जो हमारा गाय होता है ना, जंगली जानवर नहीं होता है। तो इस तरह का जो है हमारा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ये तीनों आपस में मिलता जुलता नहीं है। क्या ये मतलब जंगली जानवर, ये आपका बाघ भी हो गया, गाय भी हो गया? नहीं, गलत है। यहाँ पर तीनों अंदर नहीं आता है, नहीं आता है। जंगली जानवर के अंदर जो है गाय नहीं आता है, गाय हमारा पालतू जानवर है। समझ गए ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 3। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये 3 वाला करेक्ट है। समझ गए? यानी कि यह जंगली जानवर है और इसके अंदर बाघ है और ये हमारा जो गाय है वो अलग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 3। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या आपका 7 है और ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स ऑड एंड मैन इवन से लिया गया प्रश्न है। और ये देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि मकड़ी का संबंध जो है कीट से है। मकड़ी क्या होता है? मकड़ी जो होता है किस प्राणी के अंतर्गत आता है? तो कीट प्राणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका कीट श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बोला है कि मगरमच्छ का जो है संबंध आपको बताना है। अब यहाँ देखिएगा, रेंगने वाला जलचर और स्तनपाई और मेढक और मांस भक्षी। तो मांस भक्षी तो होगा नहीं, मांस भक्षी वो होता है जो मांस खाता है, जो मरे होकर खाता है। मेढक क्या होता है? फुदुक फुदुक कर चलता है, तो ये तो होगा नहीं, मगरमच्छ तो मेढक है नहीं। अब स्तनपाई क्या होता है? जो मतलब बच्चा जन्म देता है। समझ गए? जो दूध देता है, तो ये बातें तो होगी नहीं। जो हमारा मगरमच्छ है वो क्या है? रेंगने वाला जो है जलचर है, यानी जल में रहने वाला, जल में रेंगने वाला जंतु है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? 1 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या आपका 7 है और इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है और इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक करने का सोचिएगा। कहने का मतलब है कि प्रश्न आपको देखने में बड़ा है, लेकिन प्रश्न इसका बहुत ईजी है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ गए? बाकी मैं आपको समझाऊंगा पढ़कर तो समझ में आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक तरह का प्रकार है। यहाँ देखिएगा क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि हरा का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ जो है सफेद है, सफेद का अर्थ जो है लाल है, लाल का अर्थ जो है बैगनी है, बैगनी का अर्थ जो है काला है। तो मानव रक्त का जो है मतलब रंग किस, मानव रक्त का रंग जो है निम्न में से कौन सा है? अब यहाँ सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, इतना तो हमने बोल दिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बोला है क्या है? हरा को बोला गया है क्या? देखिएगा, हरा को बोला गया है पीला। समझ गए? फिर यहाँ पर बोला गया है पीला को सफेद। ये जो पीला का जो बोला गया है सफेद, समझ गए? पीला को जो बोला गया है सफेद, उसके बाद बोला गया है सफेद को लाल बोला गया है, सफेद को लाल बोला गया है और लाल को जो है क्या बोला गया है? तो लाल को जो है आपका बैगनी बोला गया है और बैगनी को क्या बोला गया है? तो बैगनी को जो है आपका काला बोला गया है। और पूछा क्या है कि मानव रक्त, पूछा क्या है कि मानव रक्त का जो है रंग क्या होगा? मानव रक्त, हम सभी लोग जानते हैं कि मानव रक्त कहने का मतलब है कि खून का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। हम सभी लोगों को पता है लाल होता है। इसका पीएच मान 7.4 भी होता है।
समझ गए। खून का रंग हमारा लाल होता है। अब हमको देखना है कि लाल कहाँ पर है। अभी हम देखेंगे लाल कहाँ है, तो लाल हमारा यहाँ पर बोला गया है, और लाल को किस रंग से डिनोट किया गया है, ऐसा नहीं। अब ये नहीं कि खून पूछा है कि मानव शरीर का रंग जो है कैसा होता है, लाल, तो लाल में टिक कर दीजिएगा, लाल में टिक कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर लाल होगा ही नहीं। ये कोडिंग डिकोडिंग एक टाइप है। जो लाल का मतलब बोला गया है वो आंसर होगा। तो यहाँ पर लाल का मतलब क्या बोला गया था, बैगनी बोला गया था, तो इसका आंसर भी आपका बैगनी होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि खून का रंग जो होता है आपका लाल होता है, लेकिन लाल को किस रंग में डिनोट किया गया है, बैगनी में, तो हमारा आंसर बैगनी हो जाएगा। अगर वही बोलता पीला तो सफेद आंसर हो जाता है। अगर वही पूछ लेता कि सूरजमुखी का रंग कैसा होता है तो पीला होता है, तो भाई सफेद इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका मिरर इमेज से लिया गया है। कभी कभी आपका प्रश्न इससे भी पूछता है, समझ गए। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर आपका लगा हुआ है दर्पण एमेन, ये जो आपका यहाँ पर लगा हुआ है ना इस तरह करके, ये आपका दर्पण लगा हुआ है। अब इसको पलटना है तो क्या आकृति बनेगी, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका मिरर इमेज है। देखिएगा मिरर इमेज कहने का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। जब भी आपका प्रश्न में ना दाएं और बाएं लगा हो, यानी कि इधर लगा हो या इधर लगा हो, तो ये आपका मिरर होता है। और वाटर इमेज होता है। इमेज दो प्रकार के होते हैं। वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में क्या होता है कि आपका जो है नीचे लगा होगा, नीचे लगा होगा, नीचे नहीं तो ऊपर लगा होगा, ये समझ गए। ये आपका वाटर इमेज होता है और ये आपका मिरर इमेज होता है। क्लियर ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एम और एन लगा हुआ है, इसका आकृति क्या होगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब ये चीजें पलटेगी उधर, जब ये चीजें आपका इधर से आकर इस तरह का होकर बनेगा यहाँ पर, समझ गए। यानी जब ये चीज उधर पलटेगा तो कैसे बनेगा, यह चीजें जो है हमारा उधर चल जाएगा। यानी कि जैसे ये पलटा, जैसे ये पलटेगा तो बड़ा वाला यहाँ चला जाएगा, छोटा वाला यहाँ आ जाएगा, और यह वाला जो है, यह वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है यह वाला जो है हमारा यहाँ पर चलाएगा, और ये जाएगा उधर, ये वाला उधर जाएगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा नीचे इस तरह का, समझ गए। तो इस तरह का हमारा इमेज बनेगा ये। अब ऑप्शन में देखिएगा तो पहला वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा वाला आपका जो है ऑप्शन, और तीसरा वाला दूसरा वाला भी नहीं होगा। ये नीचे कैसे आ गया, ये तो ऊपर था, तो ऊपर जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारा दो ऑप्शन, यही दो में से कोई सही है, समझ गए। यही दो में से जो है हमारा सही है। अब इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अब ये छोटा बड़ा का अंतर देख लीजिएगा। सबसे पहले बड़ा होगा ना, ये बड़ा यहाँ था तो पलटेगा तो उधर बड़ा चल जाएगा, छोटा इधर था तो इधर छोटा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर दोनों बराबर दिख रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, समझ गए। ये आपका छोटा बड़ा दिख रहा है। बाकी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, दोनों बराबर दिख रहा है, दोनों जो है बराबर है, तो वो आंसर नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो है 10 नंबर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 10 नंबर है, और ये प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि यदि ये जो है ग्रेटर देन स्मॉलर देन का मतलब जो है माइनस है, समझ गए। ये देखिए, फिर आपका जो है ग्रेटर देन का अर्थ जो है प्लस है, मतलब माइनर, स्मॉलर देन का माइनस है, ग्रेटर देन का जो है प्लस है, इक्वल का अर्थ जो है गुना है, और डॉलर का अर्थ जो है डिवाइड है। तो ये समीकरण को आपको हल करके आंसर बताना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो बोला गया है, ये स्मॉलर देन का जो है माइनस है, ग्रेटर देन का आपका क्या है प्लस है, इक्वल का आपका जो है गुना है, और फिर आपका जो है बोला गया है कि डॉलर का जो है क्या है आपका डिवाइड है। और ये समीकरण दिया है 27, स्मॉलर देन ग्रेटर देन आपको यही लिखा हुआ है 81 डॉलर, फिर यहाँ पर आपका 9 है, और फिर यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 6 है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये वाला साइन यहाँ पर ये वाला है, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे 8, फिर ये हमारा जो है सॉरी 81 है ना, 81 करेंगे, और फिर हमारा ये डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा डॉलर का मतलब क्या दिया है, डिवाइड, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9, और फिर हमारा यही दिया गया है, यानी कि ग्रेटर देन दिया है तो प्लस हम यहाँ पर 6 कर देंगे। जब हम इसको सोल्यूशन देंगे तो क्या होगा, ये 9 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा 81, 27 है प्लस 9 है, और यहाँ पर प्लस 6 है, समझ गए। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 कितना होता है, 9 6 15 हो गए, और 27 में 15 जोड़िएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, और 2 1 3 42 हो जाना चाहिए आंसर। आपको ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर 42, देखिए तो ऑप्शन 42 दिख रहा है, 42 आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ना। जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर 42 हो जाएगा। क्लियर है। तो यह जो था आपका 10 कदम सेट सीरीज था, जो कि रीजनिंग का था, इसको देख लीजिए, समझ गए। और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेंगे। और कितना आप सभी लोगों का जो ये स्कोर हुआ है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, स्कोर बताइए आप लोग। और आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।